ओशो ने तो ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं जो रेशनैलिटी के पक्ष में नहीं जाती, साइंटिफिक नहीं है एंड ऑल ब्ला ब्ला स्टफ। सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। उसके पास किसी भी समय रहे वो जीवनदायी। कि सर्वाधिक लोग पागल पूर्णिमा की रात्रि को होते, सर्वाधिक लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध पूर्णिमा की रात्रि को होते। किरलियन ने जीवित व्यक्तियों के चित्र लिए हैं, तो उन चित्रों में शरीर के आसपास ऊर्जा का वर्तुल, एनर्जी फील्ड चित्रों में आता है। हाई सेंसिटिविटी फोटोग्राफी में क्या है ये सारी चीज? क्या सही में मेडिटेशन जैसा होता है कुछ? क्यों ऐसा होता है कि सही में जब आप किसी मुद्रा में शांत बैठते हो तो आपका दिमाग जो है स्थिर हो जाता है? क्यों ऐसा देखा गया है कि सारे जितने सो कॉल्ड फेमस योगी रहे हैं आज तक वो पीसफुल दिखाई देते हैं, उनके चेहरे में एक नूर दिखाई देता है? क्या इसका मतलब ये है कि वो कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस करते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में सुसाइड करने के बाद उस वाले रूम में उसकी आत्मा भटक रही है, तो इसीलिए ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं हॉस्टल में? तो आप यहाँ पे नहीं आपका लॉजिक दिखाएंगे कि ये जो आपको बायोशाला जैसा इंसान दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आ गया, वो क्यों बदल रहा है हर पल? पीपल हैव पावर। आचार्य प्रशांत का एग्जाम्पल ले लीजिए कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब स्पेक्ट्रम पे हैं। आचार्य प्रशांत कहाँ से आ गए बीच में? अब आचार्य प्रशांत को ही ले लीजिए, हर चीज़ तो आप उनकी नहीं बोल सकते कि वो सही है। तो अपनी ईगो को वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ईगो की एक जर्नी भी हो सकती है, लोएस्ट ईगो से हाईएस्ट ईगो तक पहुंचने की। उससे मैं पूरी तरीके से डिनाई कर दूं कि ये जो जर्नी है यही एक सुपरस्टिशन है। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं ओशो, जिदू कृष्णमूर्ति, आचार्य प्रशांत, इन तीनों को ही बहुत साथ साथ सुनती हूँ इनटू माय होल प्रोसेस ऑफ नोइंग स्पिरिचुअलिटी, नॉन डुअलिज्म। तो इसीलिए ओशो से रिलेटेड अगर किसी ने कोई वीडियो बनाई हुई होती है, वेदर इट्स ऑफ क्रिटिसिज्म और फिलॉसफी, तो वो मेरे को दिखा देता है सजेशन पेज में। तो वैसे मेरे को एक बंदे का वीडियो दिखा जिसने ओशो के ऊपर कमेंट किया हुआ था कि ओशो ने तो ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं जो रेशनैलिटी के पक्ष में नहीं जाती, साइंटिफिक नहीं है एंड ऑल ब्ला ब्ला स्टफ, ऐसी कुछ बातें बोली थी। तो मैंने देखा भाई कौन बंदा है, तो मैंने देखा बड़ा चैनल है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल चैनल है, लॉजिकल चैनल है, लॉजिकल तर्कों के लिए प्रचलित। तो लेट्स सी कि क्या बातें बोली है, तो आप और मैं साथ में चेकआउट करते हैं। सो लेट्स रिएक्ट ऑन द बायोशाला ओशो वीडियो गाइस। सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। उसके पास किसी भी समय रहे वो जीवनदायी। कि सर्वाधिक लोग पागल पूर्णिमा की रात्रि को होते, सर्वाधिक लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध पूर्णिमा की रात्रि को होते। And a dead body can be preserved in a pyramid shaped grave. It will not in any way start stinking. It will remain fresh just as if it has died this very moment. किरलियन ने जीवित व्यक्तियों के चित्र लिए हैं, तो उन चित्रों में शरीर के आसपास ऊर्जा का वर्तुल, एनर्जी फील्ड चित्रों में आता है। हाई सेंसिटिविटी फोटोग्राफी में ठीक है, चलो माना, मैं मान रही हूँ कि बहुत सारी बातें हैं ऐसी ओशो की जो इनिशियल डेज में, खासकर जब स्टार्ट ही किया था ओशो ने, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने आउट ऑफ साइंटिफिक बोली हैं। लेकिन वही बात है ना यार कि आप बस टारगेट किस चीज़ को कर रहे हैं, ये यहीं से दिख जाता है कि आपने सामने वाले की पर्सनालिटी से कौन सी बातें ना चुन चुन के उठाई है कि ये मैं चुन लूँगा। वही बात है कि आप चुनेंगे वही जो आपको टारगेट करना है। अब भाई आप एक स्पिरिचुअल लीडर की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। जब बात स्पिरिचुअलिटी की होती है, किसी स्पिरिचुअल सीकर की होती है, तो इनिशियली जब आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करने लगते हैं जो आउट ऑफ साइंटिफिक अभी एक लॉजिकल स्थिति में जिस इंसान का दिमाग है उसको लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब अपनी स्पिरिचुअल सीकिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, बिफोर लिसनिंग टू आचार्य जी, तो मैं सदगुरु की फॉलोवर थी। ये चीज़ मैंने पॉडकास्ट में भी एक्सेप्ट करी है और तब मैं रणबीर अलाहाबादिया को भी देखा करती थी। रीज़न उसका साफ है कि क्योंकि आप बहुत चीज़ों के बारे में ना जानना चाहते हो कि भाई क्या सही में अगला जन्म होता है, क्या सही में हमारे अंदर आत्मा जैसी कोई चीज़ है, क्या है ये सारी चीज़, क्या सही में मेडिटेशन जैसा होता है कुछ,
क्यों ऐसा होता है कि सही में जब आप किसी मुद्रा में शांत बैठते हो तो आपका दिमाग जो है स्थिर हो जाता है? क्यों ऐसा देखा गया है कि सारे जितने सो कॉल्ड फेमस योगी रहे हैं आज तक वो पीसफुल दिखाई देते हैं, उनके चेहरे में एक नूर दिखाई देता है? क्या इसका मतलब ये है कि वो कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस करते थे? सोल को जानना, क्या सही में भूत प्रेत हैं? क्या सही में अंगूठियां काम करती हैं? तो बेसिकली जब आप आपकी स्पिरिचुअल सीकिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कोई ना सोर्स अवेलेबल नहीं होता कि यहाँ से गए और आपने पढ़ लिया। आप एक नूब की तरह स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके जवाब मुझे तलाशने थे, तो मैं ऐसे लोगों को देखती थी, जैसे सदगुरु हो गए, रणबीर अलाहाबादिया हो गया। लेकिन वो एक जर्नी का हिस्सा थी, ठीक है। मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। वो तो उस टाइम पे मैं स्पिरिचुअल वीडियोस नहीं बनाती थी अपने यूट्यूब चैनल में। मैं स्किन केयर, प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस, हेयर ट्रीटमेंट रिव्यू वीडियोस बनाती थी, उससे मैंने शुरुआत करी थी। तो मैं अपनी जो स्पिरिचुअल सीकिंग है उसको साइड बाय साइड देखती थी और वीडियो में उस चीज़ को नहीं बताती थी। लेकिन सही में अगर उस टाइम पे मैं वीडियो बना रही होती, जैसे ओशो अपना काम कर रहे थे, है ना, स्टार्टिंग से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो हो सकता है कि यार मैं भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोल देती वीडियो में, क्योंकि मैं उस टाइम पे सुबह 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करती थी। ये बात सच है कि 10 मिनट ट्राई करती थी कि क्या है मेडिटेशन, उसको जानने के प्रयास में। या मुझे भी भूत वाली मूवीज़ को देख के क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या सही में भूत प्रेत होते हैं? ऐसा क्यों है कि हॉस्टल में एक र्यूमर जो है पर्टिकुलर वो फेमस हो जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में सुसाइड करने के बाद उस वाले रूम में उसकी आत्मा भटक रही है, तो इसीलिए ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं हॉस्टल में? समझ रहे हैं? तो उस टाइम पे मैं अगर वीडियो बनाती तो हो सकता है मैं ऐसी बातें बोलती, क्योंकि मेरी जानने की प्रक्रिया उस इनिशियल लेवल से स्टार्ट हुई थी। लेकिन 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 अभी मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी। आफ्टर लिसनिंग टू जिदू कृष्णमूर्ति, आचार्य प्रशांत, उसके बाद अब मैं ये चीज़ें नहीं बोलती। इनफैक्ट ओशो की ही अगर आप लेटर वीडियोस देखोगे, जब उनका जो काम है वो बहुत आगे बढ़ गया, उनकी सीकिंग बहुत आगे बढ़ गई है, तब उन्होंने कोई भी इस टाइप की बातें नहीं बोली है। जो रीसेंट उनकी बुक्स रही हैं, वर्क्स रहे हैं, वहाँ उन्होंने कोई ये सब बातें नहीं करी है। ये सब इनिशियल लेवल पे की है, या हो सकता है कि किसी सीकर को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए इनिशियल लेवल में उसे आकर्षित करने के लिए कुछ बेट्स की तरह ऐसी बातें की हैं उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई आप उन पुरानी बातों को लेके बैठ जाओ कि इनिशियल लेवल ऑफ सीकिंग में जो एक सीकर ने कर दी वो ही लेके आप बैठ जाओ। देयर इज अ रीज़न ना कि क्यों ओशो ने जो भगवान टाइटल है अपने आप पे वो बाद में एक्सेप्ट किया, या बाद में खुद को जोरबाद बुद्धा ये सब बोल दिया। इनिशियली नहीं बोला जब वो ये सब बातें कर रहे थे अंधविश्वासी, तब उन्होंने खुद को भगवान नहीं डिक्लेयर किया था, क्योंकि तब शायद उनको भी पता था वो एक सीकर है। और धीरे धीरे शायद उनको जब लगा कि हाँ अब वो स्टेज आ गई है कि मेरे को बोल देना चाहिए कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में जो मुझे समझ आ रहा है वो सीखा है, तब उन्होंने खुद को एक टाइटल दे दिया। लेकिन उसके बाद भी कभी उन्होंने उस टाइटल को पाने के बाद कोई अंधविश्वास तो नहीं प्रमोट किया ना। वो ऐसे तो नहीं कह रहे कि मेरे को पुराना जन्म ही याद आ गया जैसे सदगुरु कहते हैं, वो तो नहीं कह रहे ना। हाँ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें उन्होंने कह दी, हो सकता है यहाँ से उनको पता चल गई होगी इधर उधर से कि हाँ कैमरे में फ़ोटो लेते हैं तो ऑरा दिखता है, तो हो सकता है उनकी सीकिंग उस टाइम पे इनिशियल लेवल की थी, या एक पर्टिकुलर ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए बेट की तरह, थंबनेल की तरह उन्होंने उस बात को कहा। और फिर जैसे जैसे सीकिंग आगे बढ़ी, एंड में उन्होंने यही कहा ना कि कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, जो है यहाँ है। इनफैक्ट उन्होंने तो एथिस्टिक विचारधारा से भी खुद को बहुत अलग नहीं बताया, उन्होंने यही बोला कि जो है सब यही है, कोई सुपर पावर नहीं है। तो वही बात हो जाती है ना कि आप बस एक दो क्लिप ले लेंगे किसी क्रिएटर का, किसी सीकर का, खासकर स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में तो ये हो गई। इनिशियल फेज जो है उसका एक क्लिप ले लेंगे और उसको जब वो फेमस हो जाएगा, क्योंकि फेमस तो वो उसकी फाइनल सीकिंग के बाद होगा, इनिशियल सीकिंग में नहीं होगा, तो जब वो फेमस हो जाएगा तब आप उसकी इनिशियल सीकिंग में वो कैसे बातें करता था उस चीज़ को दिखा के आप उसको बदनाम करेंगे। अगर सही में बदनाम करना है तो जो उसकी उच्चतम टीचिंग है उसको सामने रखिए, पूरा वीडियो दिखाइए, सोर्स दिखाइए, उसके बाद टिप्पणी करिए अपनी। तो क्या पता किस कंटेक्स्ट में उन्होंने किसको बातें कही, आपने कुछ भी पकड़ ली। तो
एक दिन ओशो ने मुझे थप्पड़ मारा, जो वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया था मेरे जीवन का, पैसा पैसा, और मारा, मुझे बोला कि कम से कम उसी को दे दे जो कम से कम खाए, खर्च करे, खुश रहे, इस तरीके से कुड़ता तो ना रहे। नो डाउट इस वर्ल्ड के अंदर में ओशो उन चुनिंदा लोगों में से आते हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जनरेशन दर जनरेशन आती चली गई, इसकी 90s की है, और आज तक एक तरफ नुसरत साहब, रफी साहब, और एक तरफ ये ओशो, जो हर पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ी तबके की गर्दन को पकड़े हुए हैं। लेकिन ये कह दिया जाए कि फिर वो तो जो व्यक्ति विशेष हैं उनकी सारी ही बातें बढ़िया हैं, जो कि हो रहा है, हमेशा होता रहेगा। सारी ही बातें बढ़िया हैं? अरे कहाँ बोला भाई सारी ही बातें बढ़िया हैं? आपको पता है दिक्कत किस बात से है बायोशाला जी? मैं अब बताती हूँ आपको ना। दिक्कत है स्पिरिचुअलिटी से। आप लोगों को दिक्कत ये नहीं है कि किसी स्पिरिचुअल लीडर ने क्या बोल दिया नहीं बोल दिया। आपको बस ये दिक्कत है कि क्योंकि मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैं साइंटिफिक हूँ, रेशनल हूँ, लॉजिकल हूँ, तो कोई भी बात जो मेरे लॉजिक से हट के मुझे लगेगी, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, वैसे वो भी लॉजिक से हट के है नहीं, लेकिन आप जानने की कोशिश तो उसको पूरा करेंगे नहीं, पूरी जर्नी आप उस सीकर की देखेंगे नहीं, एक दो बातें आप उसकी पकड़ के बैठ जाएंगे। आपको दिक्कत इस बात से है कि भाई स्पिरिचुअलिटी फिर कैसे मेरे लॉजिक को क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि आपके हिसाब से आपका ईगो सब जानता है। ईगो का मतलब यहाँ पे ये मैं नहीं कह रही कि आप बहुत अहंकारी हैं, वरना बहुत लोग इस बात से भी ऑफेंड हो जाते हैं कि ईगो कैसे बोल दिया। आप ईगो ही हैं। आपकी पूरी जो पर्सनालिटी, आपका मैं आपको दिखाई दे रहा है, ये बायोशाला है, तो वो ईगो ही है जो चेंज हो रहा है हर पल। तो आप यहाँ पे नहीं आपका लॉजिक दिखाएंगे कि ये जो आपको बायोशाला जैसा इंसान दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आ गया, वो क्यों बदल रहा है हर पल, कौन है जो अंदर बैठ के डिसीजन ले रहा है। नहीं, वहाँ पे आप यहाँ पे लॉजिक नहीं क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वो फील्ड, वो इकलौती फील्ड जो इस ईगो के नॉलेज से डील कर रही है कि ईगो क्या है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, आप उस फील्ड पे फिर लॉजिक लगा देंगे और उस पे क्वेश्चन उठाएंगे कि ये फील्ड तो सही हो ही नहीं सकता। और एक दो वो जो चंद नाम जो उस फील्ड को जस्टिफाई कर रहे होंगे लॉजिकली, जितना भी लॉजिकली उस फील्ड को डिफाइन किया जा सकता है, आप उन एक दो चंद नामों को पकड़ लेंगे और टारगेट कर देंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आप एकदम अंधविश्वासी नामों को ले लेंगे तो वहाँ तो टारगेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वो तो जनता को भी पता है कि ये तो पूरे ही अंधविश्वासी हैं। नहीं, आप उनको नहीं टारगेट करेंगे, या शायद उनको भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा मज़ा आपको उन लोगों को टारगेट करने में आएगा जो एज में है ना, जो पूरी स्पिरिचुअलिटी को लॉजिकली डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दे रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ तो जाना जा सकता है, लेकिन तुम्हारे ईगो को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये कहाँ से आ गया ये पता नहीं। और ये ईगो जो है इसे चेंज किया जा सकता है, इसे एक हायर ईगो में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब क्योंकि उन लोगों ने ये बात बोल दी तो ये आपके लॉजिक में बैठी नहीं, क्योंकि साइंस तो ईगो को कभी डिफाइन ही नहीं कर सकता। साइंस कॉन्शियसनेस को भले डिफाइन कर सकता है, न्यूरॉन्स को डिफाइन कर सकता है, लेकिन ये जो ईगो है, मैं है, ये क्या है, इसको तो साइंस नहीं डिफाइन कर सकता। तो यहीं पे आप लोगों को लग जाती है मिर्ची कि ऐसी कैसी कोई एक बात हो गई जो लॉजिक के बाहर रह गई। तो फिर ऑब्वियसली जो एज में लोग बैठे हुए हैं, जो बस उस बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो ईगो है इसको नहीं जाना जा सकता, ये एक ट्रांसेंडेंटल चीज़ भी हो सकती है कि आप अपने लोअर ईगो को ट्रांसेंड करके एक हायर ईगो में लेके जाएं, एक जर्नी पे जा सकते हैं। क्योंकि ये बात आपके लॉजिक में हजम नहीं होती, तो आप इन एजी लोगों को जो बस इस बात को कह रहे हैं कि हाँ इसे नहीं जाना जा सकता, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द बात वो लॉजिक से डिफाइन कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को पकड़ लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि भाई अंधविश्वास तो आपका है सबसे बड़ा, कि मैं सब जानता हूँ, सारी चीज़ें मेरे लॉजिक के हिसाब से डिफाइन हो सकती है, सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल है। हम बड़े मुश्किल से आइडिया से रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते भी रहते हैं कि अरे हम तो आइडिया पे डिबंक कर रहे हैं, हम तो आइडिया पे नहीं कर रहे हैं। वो केवल इस बात को अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए है कि
पीपल हैव पावर। आचार्य प्रशांत का एग्जाम्पल ले लीजिए कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब स्पेक्ट्रम पे हैं और कंटेक्स्ट का तड़का किसी भी बात में लगाए बगैर उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी बोल करके दुनिया में नहीं छोड़ा जा सकता। आचार्य प्रशांत कहाँ से आ गए बीच में? अब आचार्य प्रशांत कोई ले लीजिए, हर चीज़ तो आप उनकी नहीं बोल सकते कि वो सही है। अब उनकी भी तो हर बात ऑब्जेक्टिव रियलिटी का हिस्सा बोल के नहीं छोड़ सकते ना। वो तो श्लोकों की बातों को सही बोल रहा है कि भगवत गीता में जो लिखा है यहाँ पे ये देखिए, इसका जो ट्रांसलेशन है वो सही है, क्योंकि वो एफोरिज्म है कि भाई कष्ट उपनिषद में जो बातें लिखी है ये देखिए ये सही है, क्योंकि वो एफोरिज्म है, उससे सही बोला जा रहा है। उस पर्सन की व्यक्तिगत राय या पर्सनल ओपिनियन को नहीं सही बोला जा रहा है। देयर इज अ डिफरेंस किसी एफोरिज्म को एक्सप्लेन करना और उसके प्रिंसिपल्स को अल्टीमेट ट्रुथ बताना, जो आपने कहा ना ऑब्जेक्टिव बताना, उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी बोल करके दुनिया में नहीं छोड़ा जा सकता। वो एक अलग बात होती है, क्योंकि वो एक वेरीफाइबल फैक्ट है जो सब पे लागू होगा। जैसे साइंस के फॉर्मूलाज, वैसे आप कह सकते हो कि फिलॉसफी के फॉर्मूलाज हैं कि वो बता रहा है कि ज़िंदगी के वो कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर किसी में वेरीफाइबल है, तो इसीलिए उसको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किसी एफोरिज्म को ट्रू बताना और अपने पर्सनल चीज़ों को ट्रू बताना। तो कहीं से भी ये जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ये अपनी पर्सनल राय को नहीं ट्रुथ बता रहे हैं कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ तो यही सही है, कि मेरे को लाल रंग पसंद है तो लाल रंग जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया है, कि भाई मैं ऐसे मुद्रा में बैठता हूँ तो मुझे मेडिटेशन फील होता है तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया है। ऐसा कोई भी नहीं बता रहा है भाई। जो भी सही स्पिरिचुअल सीकर होगा वो एफोरिज्म को एक्सप्लेन करके ट्रू बताएगा, उसके ट्रांसलेशन को या उसके एक्सटेंशन को ट्रुथ बताएगा, उसी एफोरिज्म के अलग अलग रूपों को ट्रुथ बताएगा, अपने वर्ड्स के जो अलग अलग वो फ्रेजेस लेता है ना, उसी एफोरिज्म के एक्सटेंशन में उसको ट्रुथ बताएगा। वो कभी भी अपनी इंडिविजुअल बातों को नहीं ट्रुथ बताएगा। तो ये जो आप टॉन्ट मार रहे हैं बार बार कि अब जैसे ओशो को ही देख लो कि सब उनको सही मान रहे हैं, आचार्य प्रशांत को ही ले लो, अब क्या उनकी बातों को सबको सच माने? उनकी बातों को नहीं सच मानना है भाई, वो जो एफोरिज्म बता रहे हैं उनको सच मानना है। उनकी बातों को तो वो तो व्यक्तिगत है, वो कैसे सच हो सकती हैं? उनकी बातें तो फिर वो यही बोलेंगे कि भाई इंडिविजुअल जो एप्लीकेशन है वो तो सब्जेक्टिव होता है, तो आप अपना देखो, वो तो आपका सब्जेक्टिव हो गया। बट वही बात है ना कि कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जस्ट बिकॉज आपको प्रूफ करना है कि भाई ईगो को भी जाना जा सकता है, ये जो ईगो नाम की चीज़ है ये मेरे लॉजिक के डोमेन में आ जाएगी, मैं इसको पूरे तरीके से जान सकता हूँ, भले ही साइंस कोई ना प्रूफ देता हो ईगो का कि ईगो को कैसे जाना जा सकता है, लेकिन कोई भी बंदा जो खुद को लॉजिकल बता रहा है उसको ज़रूर ये लगता है कि नहीं इसको तो जाना जा सकता है। तो इसीलिए ईगो की कोई जर्नी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईगो को तो मैं जानता हूँ ना कि ये मेरा ईगो है और इसे मैं चेंज नहीं करूँगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अपने ईगो को वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ईगो की एक जर्नी भी हो सकती है, लोएस्ट ईगो से हाईएस्ट ईगो तक पहुंचने की। उससे मैं पूरी तरीके से डिनाई कर दूं कि ये जो जर्नी है यही एक सुपरस्टिशन है। तो स्पिरिचुअलिटी भी सुपरस्टिशन है। तो कोई भी नाम जो स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहा है वो सुपरस्टिशियस है, और आप उसकी हाईएस्ट फिलॉसफी को वैल्यू दीजिए ना। इनिशियल स्टेज में ऐसा हो ही सकता है कि भाई किसी बंदे ने सुपरस्टिशियस होके स्टार्ट किया हो। बहुत जवाब होते हैं जो जानने होते हैं। कई लोगों को होता है कि भाई भूत प्रेत से डर लगता है, और फिर धीरे धीरे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है स्पिरिचुअलिटी को जानने की, और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। तो क्या आप उसकी पूरी फिलॉसफी में बस जब उसने स्टार्ट करी थी वो वाला पॉइंट पकड़ लेंगे, और अभी जो वो बातें कह रहा है, जो उसने मरने के पहले बातें अपने पीछे छोड़ी है उनकी फेमस बुक्स में, उसको आप नकार देंगे? मेन चीज़ तो देखिए वही है कि एक बार ईगो ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया कि ईगो जो है वो चेंजेबल है, उसे बदला जा सकता है, उसकी एक सही में जर्नी पॉसिबल हो सकती है जहां वो अपने हाईएस्ट फॉर्म को प्राप्त कर ले, जब उसका दुख सही में कम हो जाए, न्यून हो जाए। ये जो दुख से मुक्ति होती है ना ईगो की, एक जर्नी को फॉलो करके,
तो एक बार अगर ईगो ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली उसको फिर बदलना पड़ेगा। जो चॉइसेस उसने कर रखे हैं अपने आसपास उसे बदलना पड़ेगा। और कौन चाहता है खुद को बदलना? और यही तो प्रमाण है ना कि क्यों हमें क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, कि हर जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंजम्पशन बढ़े ही जा रहा है, क्योंकि ईगो खुद को बदलना नहीं चाहता। तो फिर ज़रूरी हो जाता है ऐसे पर्टिकुलर ईगो के लिए उन सारे सोर्सेस को बस्ट कर देना जो कि ईगो चेंजेबल है, इस विचारधारा को सबके सामने लाते हैं। साइंस बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन बस उन्हीं तथ्यों के लिए जिसे साइंस डिफाइन कर सकता है, राइट? ऐसी चीज़ जो साइंस डिफाइन कर ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल मैं, ईगो, उस पे भी अगर साइंस आ जाए और टिप्पणी करने लगे कि भाई क्योंकि ईगो को नहीं जाना जा सकता इसीलिए ये सुपरस्टिशन है, या अगर लॉजिकल लोग आ जाएं और बोल देगी क्योंकि ईगो को नहीं जाना जा सकता इसीलिए ये इलॉजिकल है, जो भी इसकी बात करेगा वो इलॉजिकल है, तो भाई उससे ये तो नहीं प्रमाण हो जाएगा ना कि सही में उसे जाना नहीं जा सकता। जो लिमिटेशन है साइंस की या लॉजिक की वो भी हमें समझनी पड़ेगी ना, वरना ईगो चेंज ही कैसे होगा? फिर दुख को तो दूर करने से रहे, आप भूल ही जाइए कि दुख फिर दूर होने वाला है। फिर ये मत बोलिएगा कि भाई डिप्रेशन क्यों नहीं जाता, एंजाइटी क्यों नहीं जाती, हाय मेरे दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे, दुनिया मुझे बेकार क्यों लग रही है, सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, सब साले बिके हुए हैं। So that was it for this video guys. I hope कि इस वीडियो के थ्रू आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ नए पहलू ज़रूर देखने को मिले होंगे। वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और वो सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी, नॉन डुअल स्पिरिचुअलिटी को और डीपली जानने में इंटरेस्टेड हैं, वो इस चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं मेंबर्स ओनली वीडियोस में डालने वाली हूँ। और साथ ही साथ अगर आप चैनल मेंबरशिप लेते हैं तो जो लाइव स्ट्रीम्स आते हैं मेरे चैनल में, वहाँ आपके कमेंट्स को ज़रूर प्रायोरिटी मिलेगी और जनरल रिस्पॉन्स में भी आपके कमेंट्स को ज़रूर प्रायोरिटी मिलेगी।